अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शजन अजीज। सुनो राउंड अप में आपको खुशामदीद। नाजरीन, पाकिस्तान में हमेशा सियासत और सियासी रवैये कभी भी इखलाकी पैमानों के मुताबिक नहीं रहे। पाकिस्तान में कानूनी, आईनी और सियासी महाज को हमेशा टेक्निकल ग्राउंड्स पर ही तो तोला गया। ये अलग बात है कि हर इंतखाबात से कबल तमाम सियासी जमातें और उनके सरबराहान ने आवाम के सामने जो दावे करते हैं वो उन सिविलाइज्ड ममालिक और निज़ाम के मुताबिक होते हैं जिनमें अखलाकियात का अंसर ये होता है कि अगर कोई एक शख्स भी हुकूमती नाअहली की वजह से मर जाए तो न सिर्फ मुतलका इदारे बल्कि उन ममालिक के सरबराहान भी शर्मिंदगी के बायस मुस्ताफी हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर जनूबी कोरिया में एक कश्ती डूबने का हादसा हुआ तो वहाँ के वज़ीर आज़म ने इस्तीफा दे दिया। पाकिस्तान में कश्ती का डूब जाना तो एक तरफ, यहाँ ट्रेन हो या जहाज, मस्जिद हो या मार्केट्स, हादसों में सैकड़ों अफराद की जानें चली जाती हैं और हुक्मरानों को रत्ती बराबर फर्क नहीं पड़ता। हाल ही में पाकिस्तान में दो अफसोसनाक वाकयात रूनुमा हुए। एक सवात में दरिया के किनारे खड़े मदद की मुंतजर खानदान की हलाकत का मामला और दूसरा पाकपतन के अस्पताल में 20 बच्चों की हलाकत का अफसोसनाक वाकया पेश आया। इन दोनों वाकयात में दोनों सूबाई हुकूमतों ने इंतहाई बेबसी का मुजाहिरा किया। एक तरफ पंजाब में वज़ीर आला मरीम नवाज हैं जो कोई एक पानी का नल भी लगवाएं तो उसका क्रेडिट लेने के लिए अपनी तस्वीर से भरपूर तशहीरी मुहिम करती हैं, और दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा में अली अमीन गंडापुर हैं जो कभी वफाक पर चढ़ाई का ऐलान करते हैं तो कभी अवाम की जान जाने पर कहते हैं मेरे और बहुत से काम हैं, मगर जब ऐवान में तनख्वाहें बढ़ाने की बात आती है तो ये दोनों जमातें एक पेज पर आ जाती हैं। मगर अवामी मामलात पर गुत्तम गुत्ता होना और ऐवान को मछली मंडी बनाकर अपने सियासी मफादात के लिए इस्तेमाल दोनों सियासी जमातों का एक वतीरा बन गया है। इस सारी तमहीद का मकसद ये था कि स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की जानिब से पंजाब असम्बली के 26 अपोजिशन अरकान की मुअत्तली का ऐलान किया गया और हुक्म सादिर फरमाया कि हलफ की पासदारी ना करने वाले अरकान को हाउस का रुकन रहने का कोई हक नहीं, जबकि दर्जनों ऐसी मिसालें मौजूद हैं जहां मुस्लिम लीग नून के अरकान न सिर्फ जारहाना एहतजाज बल्कि हाथापाई तक करते रहे हैं और इसको जमहूरियत का हुस्न करार देते रहे हैं। अगर स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान के मौजूदा दलाइल को दुरुस्त मान भी लिया जाए तो क्या स्पीकर साहब इखलाकी जुर्रत का मुजाहिरा करते हुए अपने माजी के कंडक्ट पर माफी मांगेंगे? एक तरफ मलिक अहमद खान कह रहे हैं कि वो अपनी आईनी हदूद में रहते हुए माजी के अदालती फैसलों के मुताबिक फैसला कर रहे हैं, तो वहीं वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ कह रहे हैं कि स्पीकर के इख्तियारात लामहदूद हैं। क्या हुकूमत ये फैसला कर चुकी है कि उन्हें किसी सूरत भी अपोजिशन का सामना नहीं करना और हर स्याह व सफेद का मालिक बनकर ये निज़ाम चलाना है? दूसरी जानिब सवाल तो अपोजिशन से भी बनता है कि ऐवान का वो इजलास जिसका एक रोज का खर्चा करोड़ों रुपए का है और वो करोड़ों रुपए जो आवाम से टैक्सेस की सूरत में वसूल किए जाते हैं, वहाँ आवाम की फलाह के लिए बात करने के बजाय सिर्फ अपने सियासी मकासद की तकमील के लिए नारों से ऐवान की कार्रवाई को मुतासर करना क्या अवामी हकूक की जंग है? क्या इखलाकियात का जवाब बनाकर ऐवान से मेंबरान की मुअत्तली की एक मिसाइल पाकिस्तान में कायम होने जा रही है? क्या सिर्फ एहतजाज की बुनियाद पर मेंबरान को रुकनियत आईनी और कानूनी तौर पर खत्म हो सकती है? अगर 26 अरकान की रुकनियत मुअत्तल होती है तो तहरीक इंसाफ इसके खिलाफ क्या कानूनी और एहतजाजी रद्द-ए-अमल देगी? क्या तहरीक इंसाफ इमरान खान की रिहाई के लिए बड़े पैमाने पर कोई तहरीक चलाने का इरादा रखती है? क्या सदर जरदारी की मुमकिना तब्दीली मौजूदा निज़ाम की भी तब्दीली साबित हो सकती है? इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रोग्राम के पहले हिस्से में मौजूद हैं अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद भच्चर साहब और उनके साथ मौजूद है पीपल्स पार्टी के रहनुमा हसन मुर्तज़ा साहब। आप दोनों को वेलकम करती हूँ अपने पैनल में। अहमद भच्चर साहब, सबसे पहले आप बताइए कि हुकूमत एक मिसाली कदम उठाने जा रही है जहाँ ऐवान में उनके नज़दीक गैर मुहज़्ज़ब और जारहाना अंदाज में किए जाने वाले एहतजाज पर आपके अरकान की अब नाअहली होगी। अगर इलेक्शन कमीशन वाकई आपके मेंबरान को डी नोटिफाई कर देता है तो आप लोगों का क्या अगला लाहेअमल होगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेकिन ये सबसे पहली बात तो ये है कि आपने बड़ी अच्छी बात शुरू में कर दी है कि हुकूमत करने जा रही है और डेफिनेटली ये हुकूमत की ही ख्वाहिश है। और स्पीकर साहब चूंकि लान नोइंग आदमी मेरे नज़दीक तो वो काफ़ी एक अच्छे घर के थे और उनको ये नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब क्योंकि चीज़ें सामने आ रही हैं तो अगर एहतजाज करना अपोजिशन का असेंबली में एक इससे बड़े बड़े एहतजाज हुए, अगर इस पे एतराज हो तो ये तो होता रहेगा। दूसरी बात, हम क्या कर रहे हैं?
लेकिन जी हम तो स्पीकर के खिलाफ डेफिनेटली रेफरेंस लेके जाएंगे, और जो उन्होंने जुर्माने आयद किए हैं उसकी हमने सीसीटीवी फुटेजेस मांग ली हैं कि मेंबरान ने कौन से ऐसा उधर माइक तोड़े हैं, तो हालांकि उधर कुछ भी नहीं हुआ। मैं ये आपको ऑनेस्टली ये बता रहा हूँ कि ऐसा कोई काम नहीं हुआ। तो उसके बाद दोबारा जो उन्होंने सस्पेंशन की है 26 बंदों की, वो तो चलो स्पीकर का ये है। वैसे ये भी, अगर आप एक चीफ मिनिस्टर जो कि 12.5 करोड़ आवाम की चीफ मिनिस्टर है, और मैं ये समझता हूं कि अगर वो फेस नहीं कर सकती तो असेंबली आती क्यों है। और स्पीकर साहब तो वो काम करने जा रहे हैं कि अपना एक प्रीमिसेस जो मेंबरान की है, बल्कि शाह साहब बैठे हैं इधर, यहाँ पे तो सारे मेंबरान को ये देखना चाहिए कि कल तो कोई उठ के किसी सिविल जज के सामने कहेगा जी आप आइन की तशरीह कर दें। और मैं नहीं समझता कि इसकी कोई जस्टिफिकेशन बनती है कि आप रेफरेंस लेके साथी तौर पे इतना कोई सेल्फ आप देख लें कि इतना उनको एक एंगर है, एक गुस्सा है कि वो डंडा लेके मेंबरों के पीछे पड़ गए जी बाहर निकलो। तो वैसे ही हम तो अभी बाहर बैठे हैं, उन्होंने 509 अरब रुपए का बिल पास कर दिया है, अपना सप्लीमेंट्री बजट पास कर दिया है, सिर्फ 23 मेंबरान के साथ सप्लीमेंट्री बजट पास हुआ है। तो देखिए ये एक बड़ी अजीबोगरीब प्रेसिडेंट ये बनाने जा रहे हैं। ये को सारी उम्र को इन्होंने नहीं इक्तदार में रहना, ये तो मेंबरान के सर पे एक तलवार बिल्कुल सही। आज ये हुकूमत में है, कल ये अपोजिशन में होंगे, तो यही जो एग्जांपल ये सेट करने जा रहे हैं ये खुद फेस करेंगे। हसन मुर्ताज साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यूं तो हर ऐसे मुतनाज़ मामले से ये कहकर साइड पर हो जाती है कि हम हुकूमत का हिस्सा नहीं है, वफाक हो या दीगर सूबाई असम्बलियाँ। सर ऐसे एहतजाज तो माजी में भी बेतहाशा हुए हैं, यहाँ तक कि हाथापाई भी हुई है। हमने देखा है किस तरह से यहाँ एक दूसरे के लोटे फेंके गए हैं। तो किस तरह से जस्टिफाई इस चीज़ को कोई नहीं कर रहा, मगर अचानक अब इस बुनियाद पर अपोजिशन के 26 अरकान को असेंबली से निकाल देना, क्या पीपल्स पार्टी इस अमल की हमायत करेगी? बहुत शुक्रिया जी। सदिया बड़ा सेंसिटिव मामला है, और बच्चन साहब ने जिस तरह बात की, मैं समझता हूँ कि उनका बिल्कुल ये हक है। ऑपोजिशन लीडर हैं और एहतजाज से भी उन्हें कोई नहीं रोक सकता। चीजें सिर्फ ये है कि एहतजाज बड़ा या छोटा होने की बात नहीं है, हम चीजों को मिक्स कर रहे हैं। अगर तो तहरीके इंसाफ ये समझती है कि इनके साथ ये ज्यादती होने जा रही है, तो मैं तो इस चीज को पहले ही कंडेम कर चुका हूं कि ये जो प्रेसिडेंट सेट होने जा रहा है, ये तो कल को कोई उठेगा और वो कहेगा जी कि ऑपोजिशन ने बदतमीजी की है, लिहाजा इन्हें डी-सीट कर दो, इनको डिस्क्वालीफाई कर दो। ये मुनासिब नहीं है, ये इंतहाई इकदाम है, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन पार्लियामान के अंदर प्रोटेस्ट इससे ऊंची आवाज में करें, अपनी सीटों पे खड़े हो जाएं, स्लोगन रेज करें, नारेबाजी करें, सारा कुछ करें, लेकिन जो पार्लियामानी नॉर्म्स हैं उनका भी तो ख्याल रखा जाए। अब अगर आप सीएम आती है और सीएम के ऊपर आप इस तरह के जुमले कसते हो, जो माजी में मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा के बारे में भी कहा जाता रहा, यही नून लीग में वो आती थी, यही नून लीग करती थी, ये मुनासिब नहीं था। पीपल्स पार्टी उस वक्त भी कहती थी कि आप गलत करते हो, ये नहीं होना चाहिए। हम आज भी कह रहे हैं कि तहरीके इंसाफ को इस किस्म की जातियात पे सियासत नहीं करनी चाहिए। अगर कोई चोर साबित होता है अदालत में, वो यकीनन हो, आज आप किसी को चोर कहें, कल आपको कोई चोर कहे, तो हम अवाम के अंदर हमारा इमेज क्या बनता जा रहा है। हम जिनके वोट लेके आते हैं, हम उनके इश्यूज पे कभी हमने बात की है? हम बात ही नहीं करते। हम बात ही वहां से शुरू करते हैं जहाँ पे वो बाहर बैठे हुए लोग भी कहते हैं कि ये गलत हो रहा है। तो ये हमारा एतमाद खत्म होता जा रहा है लोगों का हम पे, ये मुनासिब नहीं है। जहां तक ताल्लुक है वो इमलाक को नुकसान पहुंचाने का, जुर्माने आयद करने का, इस पे जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। इस पे कोई ऐसा फोरम हम बना लें जिस पे हम इंक्वायर करवा के, अगर वाकई किसी ने नुकसान पहुंचाया है इमलाक को, असेंबली की इमलाक को, जुर्माने आयद कर दें। अगर नहीं है, आज तो सारा एविडेंस जो है वो कैमरे के अंदर बंद है, आप सीसीटीवी फुटेज निकालें, देखें किसने क्या किया है, उसके मुताबिक उसको ट्रीट किया जाए। लेकिन इन सारी चीजों की सजा जो है नाअहली, वो इंतहाई इकदाम है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐसे इकदाम की हिमायत कभी भी नहीं कर सकती। हम
जरूर उनके हिमायती हैं, इत्तेहादी हैं, उनके साथ बैठे हैं। हम उनके गलत काम को गलत कहते हैं। हम तहरीक इंसाफ भी अगर गलत करेगी, हम इन्हें भी रिक्वेस्ट करेंगे कि आप कोई ऐसी गैर पार्लिमानी चीज ना करें जो आने वाले वक्त में हमें पर सबको परेशान करें। हम सारे एक ही कम्युनिटी से हमारा तो सर आर्टिकल 62 और 63 की बुनियाद बनाकर ये नहलियां की जा रही हैं, ये तो वही शिक्के है ना जिस पे तमाम जमातें मुतफिक रही कि ये आमरीयत और गैर आईनी है। 62-63 चाहे आइन का हिस्सा है, मैं उसको नहीं मानता। वो जनरल जियाउल हक की बनाई हुई 62-63 जो है वो उस पे मैं तो जाती तौर पे, पीपल्स पार्टी का नहीं, मैं जाती तौर पे ये गुजारिश कर रहा हूँ एक सियासी कारकुन की हैसियत से कि मैं तो उसको मानते ही नहीं हूँ। क्या 62-63 है, करने वाला कौन है, उस पे 62-63 लगती है नहीं लगती, वो कोई मेरे ईमान इत्काद मेरे कंडक्ट का कोई फैसला करेगा कि 62-63 लगती है नहीं लगती। मैं समझता हूँ मैं सियासी कारकुन हूँ, मैं एलिजिबल हूँ सियासत करने के लिए, मैं इलेक्शन लड़ सकता हूँ। 62-63 क्या है? लेकिन सर स्पीकर असेंबली तो कह रहे हैं जब तक आइन में मौजूद है ये 62-63, ऑल्दो मैं पर्सनली इस चीज के खिलाफ हूं, लेकिन जब तक ये मौजूद है मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूं। मलिक अहमद साहब वो तो कह रहे हैं कि मैं जो भी कर रहा हूं मैं आइन के दायरे में रहकर कर रहा हूं, किसी ने जाना है तो जाए मेरे खिलाफ अदालत में। ये है कि मैं 62-63 वाकई एक डिक्टेटरसी बनाई हुई है। 62-63 पे भी ये पूरे नहीं उतरते। ये जो एहतजाज उधर हुआ है, बिल्कुल शाह साहब की बात से इत्तेफाक है। एथिक्स कमेटी हमारी असेंबली की बनी हुई है, वहां पे कोई इंक्वायरी करवा ले, वहां पे देख लें, वो वीडियोस पड़ी हैं। और देखिए पहली बात तो ये है कि 62-63 लगता किस टाइम है। देखिए इलेक्शन कमीशन का तो इस वक्त अख्तियार ही खत्म हो गया कि दोबारा हम इलेक्शन कमीशन के पास जाएं। इलेक्शन कमीशन जब इलेक्शन ट्रिब्यूनल बन जाते हैं उसके बाद इलेक्शन कमीशन अगले इलेक्शन की तैयारी करता है। कानून की तशरीह सुप्रीम कोर्ट करता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये तो हम बार बार एक चीज कह रहे हैं कि स्पीकर को ये नहीं चाहिए, स्पीकर ये काम नहीं कर सकता कि कस्टोडियन ऑफ द हाउस है और अपनी असेंबली के मेंबरान को बाहर निकालने के लिए वो फाइल लेके चले जाए, कभी किसी के पास कभी किसी के पास, और फिर ये गुस्से भरी प्रेस टॉक करें और उसमें कहें कि आप इस्तीफे दे के बाहर चले जाएं तो एहतजाज करें। देखिए एहतजाज इससे बड़े बड़े हुए हैं, यहाँ पे असेंबली में हुए हैं और असेंबली के बाहर भी एहतजाज होते हैं। सियासी पार्टियों के डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होते हैं, एहतजाज करते हैं। लेकिन असल बात यह है कि एक्ट क्या कर रहे हैं स्पीकर साहब। सस्पेंशन होती है, 26 बंदे सस्पेंड किए, 2-2 लाख जुर्माना किया। हमने उनको यही रिक्वेस्ट की कि आप इनका हमें सीसीटीवी कैमरास दे दें अगर इन्होंने तोड़े हैं माइक। और जिस दिन की स्पीकर साहब बात कर रहे हैं उस दिन तो स्पीकर साहब के डायस की तरफ भी कौन नहीं गया, नीचे खड़े हो के अपनी साइड पे सर फिर ऐसा क्या हुआ है? क्योंकि माजी में जिस तरह से तहरीक इंसाफ खुद तारीफ करती रही है मलिक अहमद साहब के बारे में कि बड़े अच्छे हाउस ऑफ कस्टोडियन है, प्रॉपर टाइम मिलता है, आप लोगों की ही तारीफें थी, फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि इस तरह का कदम उन्होंने उठाया? नहीं, स्पीकर साहब ने प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए हैं मेंबरान के, और हमने भी स्पीकर साहब से ताउन किए रखा है। देखिए एक बड़ा गैर आईनी सा काम था कि स्पीकर के होते हुए स्पीकर साहब नीचे आए और डिप्टी स्पीकर ने चेयर की। हमने वहां पे उनकी स्पीच सुनी, उन्होंने एक स्पीच की, अपोजिशन ने बैठ के सुनी। 45 मिनट या 1 घंटे की स्पीच थी, ये बात नहीं है। स्पीकर साहब ने हमारे मेंबरान के प्रोडक्शन ऑर्डर भी जारी करते रहे। लेकिन अगर वो देखिए एक जमहूरी मुल्क है, आप एक महंगाई है, आपके 10 खरब रुपए का ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने आप पे पंजाब पे उन्होंने कहा है कि करप्शन हुई है। RIC BHUs आउटसोर्स हो रहे हैं, स्कूल आउटसोर्स हो चुके हैं। 1,30,000 जो मेडिकल के डॉक्टर्स हैं, जो कि नर्सेज हैं, स्किल्ड जो बच्चे हैं वो बाहर बैठे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि उसके खिलाफ अगर हम ना जाएं और वो आए और 1 साल बाद आए और हमें एहतजाज भी ना करें, घुग्गू घोड़े बन के बैठे रहें, तो मेरे ख्याल में फिर स्पीकर साहब का यही मर्जी है कि अपोजिशन के बेंचेस खाली हो जाए। तो खाली पड़े हैं इस वक्त। 509 अरब रुपए का बजट उन्होंने 23 मेंबर्स के साथ पंजाब का सबसे बड़ा सप्लीमेंट्री बजट उन्होंने पास किया है। तो मैं ये समझता हूँ कि स्पीकर साहब को कस्टोडियन बनना चाहिए। अजीज साहब, एक फार्मूला मौजूदा हुकूमत कायम होते ही सामने आया था कि 2.5 साल दोनों जमातें नून लीग और पीपल्स पार्टी हुकूमत करेंगी।
कहीं इस फार्मूले के मुताबिक सदर जरदारी की बतौर सदर रुखसती और बिलावल को वजीर आजम लाने के प्लान पर तो गौर नहीं हो रहा? मेरे इल्म में तो ये चीजें नहीं है जी, बहुत अंदर की बातें हैं, शायद आप बेहतर जानते हो। मेरे नॉलेज में तो ऐसा कोई जो सौदेबाजी नहीं है कि 2.5 साल कोई कर ले और 2.5 साल कोई कर ले। बाकी सियासत है, इसमें कोई चीज भी हरफ आखिर नहीं होती। कोई ऐसी सोच किसी जगह हो तो मेरे इल्म में नहीं है ये चीज। एक वक्त था तहरीके इंसाफ के तमाम लोग हमारे साथ राब्तों में थे कि आने वाले जो 24 का इलेक्शन है उसमें आप हमारे लिए कोई जगह रखें, लेकिन जब उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस हुआ तो नो कॉन्फिडेंस के बाद हालात बिल्कुल बदल गए और उन्होंने एक शोर डाल दिया जी कि जुल्म हो गया है, ये हो गया है, फलां हो गया है, कभी साइफर लहरा रहे हैं, कभी कोई बात कर रहे हैं। फिर क्या रिजल्ट निकला सर? अब तो वैसे तो सर अब तो मखसूस नशिस्तों के बाद हुकूमत मजीद मुस्तहकम ही हो गई है नून लीग, तो शायद अब ज्यादा कोई जरूरत नंबर्स की अगर हम बात करें तो अब शायद ज्यादा जरूरत नहीं रहेगी पीपल्स पार्टी की उनको। अगर नहीं वो महसूस करेंगे तो हमें फारिग कर देंगे। हम कब कह रहे हैं कि हम उनके साथ रहें? अगर वो समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बगैर चल सकते हैं तो यकीनन वो फारिग कर देंगे उन्हें। पहले भी तो करते रहे हैं, 2008 में क्या किया था, 6 महीने के बाद उन्होंने हमारे से अलहदगी कर ली थी। सही। अहमद साहब ये बताइए कि 26 अरकान की मुअत्तली या मुमकिन नाअहली के बाद बकिया पीटीआई मेंबरान के हवाले से क्या प्लान ज़ेरे गौर है? क्या बकिया अरकान असेंबली जाएंगे या बाइकआउट किया जाएगा? जी बाइकआउट होगा जी, हमारा हम कैसे जा सकते हैं जब इतनी ज्यादती और इस तरह की असेंबली में फिर हमारे जाने का क्या फायदा होगा, मुझे बताएं। जहाँ पे न बोला जा सके, जहाँ पे आपका गला घोट दिया जाए और जहाँ पे आपको आजादी राय ना हो और जहाँ पे आप अपनी बात ना कर सके तो फिर हमें भी सस्पेंड कर देंगे, हम भी जाएंगे एहतजाज करते जाएंगे, वो सस्पेंड करते जाएंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये स्पीकर साहब पता नहीं किस तरह असेंबली को लेके जा रहे हैं। इस तरह तो कभी भी कोई असेंबली नहीं चल सकती, इस तरह तो जूनियर काउंसिल नहीं चल सकती, ये तो प्रोविंशियल असेंबली है। जिस तरह स्पीकर साहब का बिहेव है, पुराने सियासी है, ये नहीं है, कोई नए नहीं है, पुराने सियासी घर के हैं और पढ़े लिखे हैं, तो उनको मेरे ख्याल में ये रेफरेंस वाले चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। कोई भी सियासी और जमहूरी जो जमात होगी, जो एमपीएस है, जितने भी एमपीएस हैं, उस सब में ये है कि मुझे कई बंदों के साथ मेरे राब करके कह रहे हैं कि ये गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए, हमें तो काट के हमारे हाथ पांव बांध के सड़क पे फेंक रहे हैं कि कल जो आए। देखिए मैं आपको बताता हूँ, जो असेंबली के अंदर बंदा हलफ ले लेता है उसकी डिस्क्वालिफिकेशन आप कैसे कर सकते हैं? वो तो कोई किसी मुकदमे में अगर सजा हो जाता है और जब तक वो सजा डिटरमिन नहीं, तो ये आप 4 नारे लगे बिल्कुल ऐसे। देखिए उसको आप देख लें, एथिक्स कमेटी है स्पीकर साहब के पास, उसको भेज दें। बिल्कुल ऐसे एक्शन से आप बल्कि आमरीत को तकलीफ दे रहे हैं, ये बड़ा गैर जमहूरी रवैया है। बिल्कुल से ये बताइए बच्चे साहब के आप बानी पीटीआई ने एहतजाजी तहरीक चलाने की बात की थी 10 मुहर्रम के बाद, तो उसका क्या लाहेअमल है? क्या क्या करने जा रहे हैं इस दफा डिफरेंट कि आप अपने अहदाफ हासिल कर सकें? देखिए शकिया, मैं आप बात करूं कि वो हमारा एक पॉलिटिकल पार्टी का एक विजन होता है, एक उसका प्रोग्राम होता है। वो हमारी कोर कमेटी है, पॉलिटिकल कमेटी है, उसमें खान साहब की फेडरल इन चीफ की आ गई हैं हमारी हिदायत, वो हमारी मीटिंग्स जारी हैं। इंशाल्लाह इसी हफ्ते एक अहम ऐलान हो। हम अपना लाएअमल बड़ी जल्दी बताएंगे, अभी नहीं बता सकते क्योंकि आपको पता है कि हमारे लिए प्रॉब्लम, हमारे वर्कर्स के लिए, हमारे जितनी खवातीन है उनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। तो इंशाल्लाह बड़ी जल्दी एक अच्छी हमारी तहरीक का जो मेन ऑब्जेक्टिव होगा खान साहब की रिहाई और रूल ऑफ लॉ, तो उसमें हम आपको ये इसी वीक में ही बता देंगे कि हमारा लाएअमल क्या है। ठीक, तो सर जो पार्टी के अंदर जो मसाइल है, जो इख्तलाफात हम सुनने को आ रहे हैं, तो किस तरह से आप अपनी तहरीक को इफेक्टिव करेंगे जहां आपका अपना हाउस भी इन ऑर्डर नहीं है?
देखें शजिया, मैं आपको ये अर्ज करूं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है ना जी, उनमें इख्तलाफात होते हैं और बड़ी पार्टीज में हमेशा इख्तलाफ हुए हैं आपस में, हर पार्टी में इख्तलाफ राय होती है, लेकिन जो पार्टी की लीडरशिप होती है उस पर सब मुतफिक होते हैं। तो खान साहब पे सब मुतफिक हैं, तो मैं उन इख्तलाफात को नहीं ये समझता कि वो इख्तलाफात को इतने ज्यादा मैटर करते हैं मौजूदा हालात में। तो मेरे ख्याल में वो इख्तलाफ राय है, इख्तलाफ राय हर बड़ी सियासी जमात में होती है। तो मेरा नहीं ख्याल कि उससे कोई फर्क पड़ेगा तहरीक पे या खान साहब की जो हिदायत है उन पे कोई फर्क, क्योंकि पीटीआई तो इस बात पे अभी भी बानी पीटीआई इस बात पे अड़े में है कि मैंने मुज़ाकरात करने हैं तो सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से करने हैं, सियासी जमातों से नहीं करने। देखें, फिर बचर साहब कहेंगे कि बात हसन जो है वो बात सही नहीं कर रहा, तो ये उनकी अपनी सोच है जी। सियासतदान किस तरह कह सकता है कि मैं फौज के साथ तो बात करता हूँ, मैं सियासतदानों के साथ बात नहीं करता। सियासतदानों के साथ ही बात करने से मसाइल हल होते हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो एस्टेब्लिशमेंट का रोल कम किया इस मुल्क के अंदर, उनकी मदाखलत को जो कम की, वो सियासतदानों से मुज़ाकरात करके की। हमने 18th अमेंडमेंट की, हमने सूबाई खुद मुख्तारियाँ दी, हमने एनएफसी अवार्ड किया, वसाइल की तकसीम की, वो सारी पार्लियामान और सारी सियासी जमातों से मशावरत के साथ मुतफिका की। ये मुमकिन नहीं है कि हम सियासतदानों को एक साइड पे रख के एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करके हम मुल्क के अंदर जमहूरियत बहाल कर सकें। बहाली जमहूरियत के लिए हमें सियासतदानों के साथ ही बैठना पड़ता है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जब भुट्टो साहब को शहीद किया गया, बेगम नुसरत भुट्टो साहिबा हमारी चेयरपर्सन थी, तो उस वक्त उन्होंने जो भुट्टो साहब के डायरेक्ट कत्ल में मुलव्वस लोग थे, असगर खान जैसे लोग, उनके साथ बैठी, उनके साथ बातचीत की और एमआरडी की तहरीक चलाई और इस मुल्क के अंदर बहाली जमहूरियत के लिए उन्होंने रोल प्ले किया। कभी भी ये नहीं होता कोई सियासतदान ये कहे कि जी मैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करूंगा, मैं सियासतदानों से बात नहीं करूंगा जी, ये मुमकिन नहीं है। बताइए कि आप क्यों नहीं सियासी जमातों के साथ बैठते और उनसे मुज़ाकरात करते? ये एक जमहूरी अमल तो नहीं है कि आप अगर कहें कि हम एस्टेब्लिशमेंट से ही बात करेंगे? देखिए मेरी अर्ज़ सुने, हमारे मुज़ाकरात का मतलब ये है कि बाख्तियार मुज़ाकरात। और आपको भी पता है और हमें भी पता है कि इस टाइम ये जो मौजूदा सियासी जमात है जिसकी हुकूमत है वो बाख्तियार नहीं है। और हमारा जो मेन मकसद है वो यही है कि बाख्तियार मुज़ाकरात हों। तो उसका जो सबूत आपको मिल चुका है, दो ऐसे वाक़यात हुए हैं। अब जब पिछली दफा हमारी बात हुई तो हमने ये इनको कहा कि हमारी मुलाकात करवा दें, तो इन्हीं के लोगों ने कहा कि वो हमारे बस में नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि बाख्तियार मुज़ाकरात, अल्लाह करे कि वो दिन आए कि जब सियासी जमातों के पास अपने मुज़ाकरात खुद करने का एक अख्तियार हो और फैसला करने का अख्तियार हो, क्योंकि अब बहुत हो चुकी है और हम ये समझते हैं कि किसी न किसी को पहल करनी होगी, तो ये पहल कर लें। और बेअख्तियार मुज़ाकरात चाय बिस्किट का तो फायदा नहीं है ना जी, चाय बिस्किट आप पी के वापस आ जाएं और फिर आगे कोई चीज आगे फर्दर प्रोसीड ना हो। तो मेरा जो ख्याल है वो यही है कि हम ये कह रहे हैं बार बार कि बाख्तियार मुज़ाकरात, अब हमारे नजदीक बाख्तियार मुज़ाकरात में इस वक्त इनके पास अख्तियार नहीं है। तो हमारा बेसिकली ये मतलब है। ठीक, चलें, बहुत शुक्रिया। अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली मलिक अहमद बचर और पीपल्स पार्टी के रहनुमा साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। वक्त है छोटी सी ब्रेक का, देखते रहिए सुनो राउंड अप। वेलकम बैक टू सुनो राउंड अप। नाज़रीन, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने आज नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में दौरे के मौके पर खिताब करते हुए कहा है कि भारतीय फौज ऑपरेशन सिंदूर के अहदाफ हासिल करने में नाकाम रही है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान पर बैरूनी हमाई जैसे इल्जाम लगाना हकाइक के मुनाफी है। फील्ड मार्शल की जानिब से कहा गया है कि किसी भी कशीदगी का जिम्मेदार भारत होगा और मुहिम जोई का तकलीफ दे और सख्त जवाब दिया जाएगा। जहां फील्ड मार्शल ने भारतीय ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी का पोल खोला, वहीं भारत ने भी अपने इस ऑपरेशन की नाकामी का एतराफ कुछ यूं किया है कि भारत ने हलाक भारतीय फौजियों को एजाज़ात देने का फैसला कर लिया है।
फौजियों के मरने के बाद एजाज देने का फैसला हुआ तो उनकी हलाकत का ऑफिशियल एतराफ सामने आया है। मुसद्दका इतलात के मुताबिक सिर्फ LOC पर भारतीय फौज की 250 से जायद हलाकतें हुई। जिन हलाक फौजियों को एजाज़ात दिए गए हैं उनमें भारतीय फजाइया के 4 पायलट्स बशमूल 3 राफेल तैयारों के पायलट्स और आदमपुर एयरबेस पर मारे गए जदीद दिफाई निज़ाम S-400 के 5 ऑपरेटर्स भी शामिल हैं। एक तरफ दुनिया भर से जिल्लत और रुसवाई अपने नाम करने के बाद अब भारत ने एक और बेवकूफाना और अपने झूठ को छुपाने के लिए एक नाकिस कदम उठाया है। दुनिया के मारूफ खबर रसा अदारे राइटर्स के एक्स अकाउंट्स को भारत में ब्लॉक कर दिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक राइटर्स के बैनुल-अक़वामी खबरों से मुतालिक 2 बड़े एक्स अकाउंट्स राउटर्स और राउटर्स वर्ल्ड अब भारत में दस्तयाब नहीं है। एक तरफ भारत जैसा गैर जिम्मेदार मुल्क है जिसने इस खित्ते के अमन को खतरे में डाल रखा है, वहीं मशरिक़ वुस्ता में इसराइल जैसी नाजायज रियासत है जो जुल्म और बर्बरियत के वो पहाड़ फलस्तीनियों पर तोड़ रहा है कि इंसानियत शर्मसार है। हालत यह है कि इसराइल के जालिम वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के खिलाफ इसराइल में ही बड़े पैमाने पर एहतजाज शुरू हो गया है। तेल अबीब में इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की हुकूमत के खिलाफ बड़ा मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन ने नेतन्याहू के खिलाफ नारेबाजी की, गजा जंग बंदी का मुतालबा किया। हजारों मुजाहिरीन ने नेतन्याहू को आमिर करार दे दिया। गजा से यरगमालियों की रिहाई में नाकामी पर हुकूमत पर कड़ी तनकीद की। इस सब में अमेरिका की जानिब से गजा की जंग बंदी के हवाले से बड़ा ऐलान सामने आया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आइंदा हफ्ते गजा मुआहदे से मुतालिक उम्मीद जाहिर की है। ट्रंप ने कहा है कि आइंदा हफ्ते गजा मुआहदा हो सकता है। गजा से मुतालिक बहुत कुछ करना है और गजा में बहुत सी इमदाद भेज रहे हैं। अमेरिकी सदर का कहना है कि इसराइली वज़ीर-ए-आज़म से ईरान से मुतालिक बात करूंगा। ईरान का जौहरी प्रोग्राम मुकम्मल खत्म कर दिया है लेकिन ईरान इसे दोबारा शुरू कर सकता है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म आज अमेरिका रवाना हो गए हैं जहां सदर ट्रंप से उनकी मुलाकात होगी और गजा समेत ईरान के मामले पर मुस्तकबिल के फैसलों पर गौर होगा। क्या हमास और इसराइल के दरमियान दोहा में मुज़ाकरात का बेनतीजा खत्म होना खतरनाक साबित हो सकता है? सदर ट्रंप का ईरान से मुतालिक दोबारा जौहरी प्रोग्राम शुरू करने का इंदिया क्या कोई नए एडवेंचर का पेशखेमा हो सकता है? क्या पाकिस्तान से जिल्लत अमेज शिकस्त के बाद भारत में मोदी का सियासी करियर खत्म हो जाएगा या मोदी दोबारा कोई मिस एडवेंचर करेगा? इस सब मौजूआत पर बात करेंगे। प्रोग्राम के हिस्से में हमारे साथ मौजूद है माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर डॉक्टर कमर चीमा साहब। डॉक्टर साहब आपको वेलकम करते हैं सुनो राउंड अप में। डॉक्टर साहब, आज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने फिर वाजे किया है कि अगर कोई भी जारहियत का मामला किया गया तो जिम्मेदार भारत होगा और सख्त जवाब दिया जाएगा। आप क्या समझते हैं कि इस वार्निंग के बाद भी भारत कोई बराह रास्त जंग का प्लान कर सकता है या प्रॉक्सी वॉर के जरिए ही पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की साजिशें करता रहेगा? देखिए, भारत के साथ मसला ये है कि भारत की जो पॉलिटिकल क्लास है वो चाहती ये है कि भारत की जो मिलिट्री है वो जंग जीते जिससे उनको सियासी फायदे हों, वो अवाम के अंदर कामयाब हों, उनको वोट मिले और कहें कि नरेंद्र मोदी बहुत बड़े जो हैं वो स्टेट्समैन है। इस वजह से वो अपनी मिलिट्री का इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको अक्सर प्रॉब्लम ये आती है कि मिलिट्री तैयार नहीं होती। और इस इवेंट में भी आप देखें कि मिलिट्री जो है वो तैयार नहीं थी। मिलिट्री के पास जो ऑप्शंस थी वो यही थी कि अगर वो लड़ते हैं तो उनका नुकसान होता है, और अगर आप देखें उनका नुकसान ये हुआ कि फौज तैयार नहीं थी, पॉलिटिकल क्लास का प्रेशर था। ये चैलेंज उनके सामने मौजूद था। ऑपरेशन सिंदूर में जो वाज़ेह नाकामी हुई है, ये मोदी साहब की अपनी गवर्नमेंट के लिए और उनके सियासी बका के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकती है? देखिए, ये तो डिपेंड करता है ऑपोजिशन कितना इसको आगे लेके चलती है। ऑपोजिशन जारी बात है, इसको सवाल तो ये कर रही है कि आप बताएं कि किस तरह जो चीजें हैं वो हुई हैं। ऑपोजिशन कह रही है कि हमें क्लैरिफाई करें, आप जंग क्यों हारे हैं, आपने सीज फायर का ऐलान क्यों किया, आप अगर जीत रहे थे तो सीज फायर हमने क्यों किया। आप ये सवाल, उन सवालों के जवाब ऑपोजिशन जो है वो मांगती है, लेकिन मसला ये है कि ऑपोजिशन के सवालों के जवाब भी नहीं दिए जाते। वो ऑपोजिशन की लोगों की एक बनाते हैं ग्रुप और दुनिया में भेज देते हैं, और असल में क्या है, असल में तो परेशानी है। सवालात तो सर उठेंगे, मामला कैसे बैठेगा, क्योंकि भारत की जानिब से बिलाखिर
राफेल तैयारों में हलाक होने वाले पायलट समेत दीगर हलाकशुदा फौजियों को भी अब एजाज दिए जा रहे हैं, जो कि इटसेल्फ एक सबमिशन है, ये एतराफ है, कन्फेशन है कि पाकिस्तान से जंग में भारत को किस कदर बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान हुआ है। सो ये एतराफ भारत के अब को अंदरूनी और बैरूनी सतह पर डोंट यू थिंक कि मजीद तबाही का शिकार करेगा? देखिए, ये अगर आप इस चीज को थोड़ा समझें, ये फॉल्स सेंस ऑफ प्राइड है। आपको याद होगा कि अभिनंदन का जहाज हमने गिराया, प्रिजनर ऑफ वॉर वो बना, इसके बावजूद उसको अवार्ड दे दिया। अब किस चीज का अवार्ड आपने दिया? ये सवाल इंपॉर्टेंट है कि आपने अवार्ड कैसे दिया जिस बंदे का जहाज गिर गया, जिस बंदे ने इंडिया की इतनी इंसल्ट करवाई वहां पे। तो वो अवार्ड देंगे ताकि फौज को फिर तैयार करें जंग के लिए। और जारी बात है, इंडिया की जो फौज है वो बिल्कुल तैयार नहीं है इन अवार्ड्स के लिए। उनको पता है कि इन अवार्ड्स का मतलब ये है कि आप जाएं, मजीद लड़ाई करें, और फौज तैयार नहीं है। आपने याद होगा इंडिया के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की स्टेटमेंट कि द पीपल इन यूनिफॉर्म आर द मोस्ट रैशनल। इसका मतलब ये था कि जो पॉलिटिकल क्लास है इंडिया की वो उस तरह रैशनल नहीं है, वो हमें जंग में जाने में फोर्स कर रहे हैं। तो आप देखें कि ये अवार्ड इसीलिए दिए जा रहे हैं ताकि फौज का कॉन्फिडेंस जीतें। अब कितना को कॉन्फिडेंस जीत सकते हैं? फौज के अंदर कभी एयरफोर्स चीफ कहते हैं हमारे पास फलां इक्विपमेंट नहीं है, सप्लाई चेन के इशू आ रहे हैं। कभी जो आर्मी है वो कहती है कि हमारे पास सप्लाई चेन का इशू है, हमारे पास फलां इक्विपमेंट नहीं है। हालांकि सबसे बड़ा डिफेंस बजट तो इस खित्ते में उन्हीं का है, $78 अरब। सबसे ज्यादा आर्म्स इंपोर्ट ये करते हैं दुनिया से, फिर भी इनके पास अब वो चीजें नहीं है। तो 2 दिन की जंग में अगर इनके पास इक्विपमेंट की शॉर्ट कमिंग है, इक्विपमेंट शॉर्टेज हो गई है, तो आप इमेजिन करें अगर लंबी जंग होगी तो क्या हाल होगा। कमर चीमा साहब, एक खबर ये भी कि भारत में से ये भी आ रही है कि उन्होंने अब सच दिखाने और भारत को बेनकाब करने वाले आलमी सहाफती इदारों को भी भारत में बंद करना शुरू कर दिया है। राइटर्स जैसे आलमी इदारे पर पाबंदी क्या दाखिली सच्चाइयों को दबाने की कोशिश है या आलमी मीडिया के सामने अपनी कमजोरी छुपाने का हरबा है? हमने देखा है इससे पहले किस तरह से पाकिस्तानी चैनल्स को ब्लॉक किया गया वहां पर। देखिए, अब ये एक पैनिक है कि पहले आपने पाकिस्तान के चैनल्स ब्लॉक किए, ट्विटर हैंडल, सोशल मीडिया पेजेस, फिर आपने चाइना के कुछ देर किए खोल दिए, फिर आपने तुर्की के कुछ देर किए खोल दिए, फिर बैन कर दिए। अब रॉयटर्स जैसी एजेंसियां जो देखें न्यूट्रल हैं और वो बड़े अच्छे तरीके से इन इश्यूज को कवर करते हैं। कभी पाकिस्तान ने तो ऐसे नहीं किया। पाकिस्तान को हो सकता है रॉयटर सारा टाइम पाकिस्तान के हक में खबरें तो नहीं देता, पाकिस्तान के खिलाफ भी देता है, बट हम कभी इंटरनेशनल मीडिया को ब्लॉक नहीं करते, हम इंटरनेशनल मीडिया को कभी इस तरह नहीं करते। तो ये एक पैनिक है कि कभी वो बीबीसी की जो डॉक्यूमेंट्रीज हैं अपने मुल्क में एयर नहीं होने देते क्योंकि नरेंद्र मोदी के खिलाफ हैं। सो एक 1.4 बिलियन का मुल्क और उनकी हरकतें जो हैं वो एक अथॉरिटेरियन और मिलिट्री डिक्टेटर जैसी है। बल्कि मोदी साहब के बारे में तो इंडिया की ऑपोजिशन ने कहा था इलेक्शन से पहले कि ये अब एक डिक्टेटर है। तो मेरा ख्याल है कि ये पैनिक है कि ये मीडिया हमारे कंट्रोल में नहीं आ रहा। वो समझते हैं कि पूरी दुनिया का मीडिया गोदी मीडिया बन जाए, सिर्फ हमारा मीडिया क्यों ही गोदी मीडिया है। तो ये मेरा ख्याल है ये चलता रहेगा। कमर साहब, दूसरी जानिब मोदी साहब की तरह के एक और शख्सियत भी पाई जाती है, नेतन्याहू साहब, इसराइल के वजीर आजम। वहाँ भी बहुत सख्त मुजाहरे हो रहे हैं, जिस तरह से इधर हो रहे हैं और जिस तरह से वो वॉर को यूज़ कर रहे थे अपने हक के लिए, अपने मफाद हासिल करने के लिए, उसी तरह नेतन्याहू साहब भी अपनी कुर्सी को बचाने के लिए कभी गजा पे अटैक कर देते हैं, कभी ईरान पे कर देते हैं। तो आपको क्या लगता है वहाँ जो अवामी बगावत इस टाइम उभरी है, क्या वो उससे निकल पाएंगे? क्या वो फिर एक और जंग का महाज खोल देंगे? क्योंकि अभी हम देख रहे हैं किस तरह से गजा का पैक्ट होने वाला है, वो डील होने वाली है। क्या ये जो बैनुल कौमी बरादरी है उनके लिए एक वाज़ेह पैगाम नहीं है कि इजरायली पॉलिसी अब नाकाम हो चुकी है? देखिए, इजराइल जारी बात है पूरी दुनिया के सामने बड़ा बुरी तरह एक्सपोज हुआ है और इजराइल को इस चीज़ का पता चल चुका है। लेकिन इजराइल को तो परवाह को नहीं है और मैं समझता हूँ कि जिस तरह के वॉर क्राइम्स उन्होंने किए हैं, अब तो पूरी दुनिया ही ये कहती है कि इन्होंने वॉर क्राइम्स किए हैं। कोई ऐसा मुल्क दुनिया में नहीं होगा जो ये ना कहता हो कि वॉर क्राइम्स नहीं किए। हर मुल्क ये कहता है वॉर क्राइम्स किए हैं। और अभी तो ये बात हो रही थी कि जी कि इजरायली प्राइम मिनिस्टर का जो जहाज़ है वो फ्रांस के ऊपर से क्यों उड़ रहा है। वो तो सिग्नेटरी है बहुत सारे ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस का, उसको चाहिए कि इसके जहाज को नीचे उतारें और इसको गिरफ्तार करें। लेकिन देखें, जारी बात है इजराइल का पूरी दुनिया में इन्फ्लुएंस है, जब तक अमेरिका उसके साथ खड़ा है उनको कोई एज सच कोई चैलेंज नहीं है। लेकिन मसला फिर यही आ जाता है
कि इजराइल ने को अगर ये इजाज़त है कि वो दुनिया में इस तरह करता रहे, तो कल को फिर ये और मुल्क भी करना चाहेंगे। नरेंद्र मोदी तो इजराइल को कॉपी करना चाहते थे, लेकिन वो तो 1 घंटे में एक्सपोज हो गए और वो उनके लिए मसला बन गया। सो मेरा ख्याल है कि दैट इज समवेयर इंडियंस भी एक्सपोज हुए हैं, इजरायली प्राइम मिनिस्टर भी एक्सपोज हुआ है, तो ये एक चैलेंज है जी। सर, आज नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप से मिलना भी है, और अगर इसराइल जंगबंदी नहीं मानता और हमास के साथ मुज़ाकरात बेनतीजा रहते हैं, तो क्या ये अमेरिका की साख और मशरिक़ वुस्ता में उसकी पोजीशन को मजीद कमजोर नहीं करेगा? देखिए, होगा तो सही, जारी बात है, ऐसे थोड़ा ही होता है कि पोजीशन कंप्रोमाइज नहीं होगी, बिल्कुल पोजीशन कंप्रोमाइज होगी। लेकिन मेरा ख्याल है कि ट्रंप साहब की बात नेतन्याहू इग्नोर नहीं कर सकते, और ये जो कुछ करते हैं ये ट्रंप की मर्जी से ही करते हैं। अमेरिका की बैक जरूर पीछे होती है, लेकिन ऑब्वियसली थोड़ा टाइम लगेगा, और वो चाहते हैं कि सीज़फायर हमारी मर्जी पे हो, टर्म्स कंडीशन पे हो, क्योंकि ट्रंप साहब को अपना इंटरेस्ट देखना है, और वो इंटरेस्ट, जारी बात है, उनका इस चीज़ में है कि मुझे एज ए पीस मेकर के तौर पे देखा जाए, ना कि द वन हु स्टार्ट्स वॉर्स। ठीक है, क्योंकि सर इसमें एक और चीज़ भी बता दें, चीन और रशिया का रोल इस पूरे खित्ते में वो क्या किरदार अदा कर सकते हैं, क्योंकि हाल ही में हमने देखा है कि चीन ने भी दोबारा ईरान पर हमलों की सख्त मजम्मत की है। देखिए, मुझे लार्जली नहीं कोई लगता कि चीन और रशिया कोई किरदार अदा कर सकते हैं। अच्छा। उसकी वजह यह है कि अगर उन्होंने किरदार अदा करना होता तो वो कोई शटल डिप्लोमेसी करते, कोई एक्टिव रहते। सो लगता नहीं है और वो किरदार अदा कर सकते हैं। वो साइलेंट ही रहे हैं लार्जली, वो कंडेम करते रहे हैं। अभी ब्रिक्स के फोरम से भी कंडेम किया गया है इजराइल और अमेरिका से जो हमले हुए हैं, लेकिन लार्जली उनके पास कोई पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक और मिलिट्री टूल वो नहीं इस्तेमाल करने वाले। तो ये नहीं लगता कि ये कुछ इस तरह की चीज़ जो है वो होगी। सो इट्स टू अर्ली टू से कि वो कुछ इस तरह करने जा रहे हैं, लेकिन जारी बात है वो किरदार अदा करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल वो नहीं करेंगे। और उसकी वजह यही है कि वो समझते हैं कि ये इजराइल का, ईरान की अपनी जंग है, वो लड़े, लेकिन लार्जली एक कैपेबिलिटी वो रखते हैं, लेकिन शायद अभी वो अपने इस कैपेबिलिटी का इस्तेमाल नहीं करना चाहते। ना हो। बहुत शुक्रिया पैनल के माहिर डॉक्टर कमर चीमा हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी। आज के प्रोग्राम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। बाखबर रहिए हर जगह, हर वक्त, बर वक्त। अभी सुनो न्यूज़ का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालातों वाक़यात यकीन के साथ।